तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026। सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर नंबर 2 है, यानी कि एग्रीकल्चर के 100 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। और किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, पीवाईक्यू में किस तरह के आए हैं, उन सभी प्रश्नों का समागम आपको एक साथ में यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इसको एज ए टेस्ट आप लेंगे और आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 100 तक नंबर डाल लेंगे और सभी प्रश्नों के सामने, सभी नंबर के सामने अपने आंसर को टिक करते जाएंगे और लास्ट में चेक करके बताएंगे कि 100 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती के एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। सारे इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। 10 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, 10 के 10 यूनिट से हम जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 10 दिन 10 मॉडल सेट ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि आज मान लीजिए 23 तारीख है, 5 तारीख से आपका एग्जाम है। तो मान के चलिए एग्जाम के लास्ट दिन तक हम आपको मॉडल टेस्ट देंगे, उसके बाद में एग्जाम एनालिसिस शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे मॉडल से टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। कल हमने सी सेट के 100 प्रश्न दिए थे, मॉडल सेट नंबर 1 सी सेट में। इससे पहले मॉडल सेट नंबर 1 हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर के 100 प्रश्न दे चुके हैं। ठीक है ना, चले शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। रंध्रों यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टोमेटा जानते हो, कोई भी पौधा होगा अगर, और वो पौधा अगर सांस लेगा तो पौधा सांस किसकी मदद से लेता है, स्टोमेटा की मदद से ही सांस लेता है। ये स्टोमेटा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, जिसकी मदद से जो है पौधा सांस लेता है। तो वही कह रहा भाई, खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में कौन सा आयन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, बताइए कौन सा आयन है। आपने आंसर लगा लिया होगा, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम एक ऐसा आयन है जो यहां पर मदद करता है रंध्रों यानी कि स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में। देखिए लेविट 1974 के अनुसार गार्ड कोशिकाओं यानी रक्षक कोशिकाओं के भीतर पोटेशियम आयन के प्रवेश और निकास से कोशिकाओं की जो स्थिति होती है, यानी जो टर्गर प्रेशर होता है, इसमें परिवर्तन होता है, जिससे स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं। यानी ये पोटेशियम अंदर प्रवेश करता है, पोटेशियम अंदर बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, स्टोमेटा के जो रंध्र हैं वो खुलते बंद होते रहते हैं और जो सांस है वो आसानी के साथ में कोई भी पौधा आसानी से सांस ले सकता है। तो मुख्य भूमिका कौन निभाता है, पोटेशियम यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको हमने कुछ दिन पहले भी करवाया था, जब थ्योरी करवा रहे थे आपको, है ना, थ्योरी साथ यूनिट नंबर 5 का ये प्रश्न है। यूनिट 5 में हमने आपको थ्योरी करवाई थी, तब भी आपको हमने इसके बारे में समझाया था, पोटेशियम के बारे में। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पौधों में शीर्ष प्रभाविता मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होती है, बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से पौधों में शीर्ष प्रवाहिता होती है, यानी एपिकल डोमिनेंस होता है। बताइए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर एथिलीन है, किसकी वजह से जो है एपिकल डोमिनेंस होता है। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से किसी भी पौधों में शीर्ष प्रवाहिता यानी एपिकल डोमिनेंस होता है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, ये देख लीजिए। तो ऑक्सिन पौधों के शीर्ष कलिकाओं में संश्लेषित होता है और नीचे की ओर प्रभावित होता है। यह पार्श्व कलिकाओं यानी कि जो लेटरल बड्स होते हैं की वृद्धि को रोकता है, जिससे पौधा मुख्य रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है और इसे ही शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। ठीक है ना, यह ऑक्सिन क्या करता है, पौधे को ऊपर की ओर बढ़ाने में मदद करता है, इसी को हम शीर्ष प्रवाहिता नियम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, 5 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की या फिर तैयारी तो की है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके लिए बेहतरीन मौका है। 2784 इतनी वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आने वाली है और इतनी जल्दी कोई एग्जाम कराने वाला भी नहीं है, और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्दी ही ज्वाइनिंग दिवाली से पहले पहले मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं दिवाली से पहले आपके पास में एक बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब हो, नाम के आगे अधिकारी लगा हो, तो अभी आप कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के ले सकते हैं मात्र 199 रुपए में। इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि जो आपका सीसेट वाले सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, ये सब कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जितने 10 की 10 यूनिट हैं, 10 की 10 यूनिट के कंप्लीट नोट्स और प्लस जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। अब आपने इतना पैसा खर्च किया है, पैसा खर्च करके एग्जाम देने भी जाओगे, वहां भी पैसा खर्च होगा। जब एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ पढ़ करके जाओ, कम से कम 70 से 80% अगर आप सिलेबस पूरा करके जाते हैं तब भी आपके बढ़िया चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि टाइम सबके लिए कम मिला है। जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ रहा है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, तो आप ये 199 में ये कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सर कैसे लेंगे ये नोट्स, इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है।
ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको 2 लिंक सेंड कर दी जाएंगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की, जो आपके कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती के लिए बनाया गया है। जो सबसे ऊपर लिंक होगी वो आपकी सीसेट एग्जाम की होगी, वहां पर आपको सीसेट के नोट्स और सीसेट के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो सेकंड लिंक होगी वो आपकी एग्रीकल्चर की होगी, उसमें एग्रीकल्चर के नोट्स और एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। दोनों लिंक पर क्लिक करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे जो है वेरीफाई करने के लिए आएगा, हम आपका स्क्रीनशॉट देखेंगे, आपने अगर पेमेंट किया होगा हम आपको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही आप तुरंत जो है ग्रुप में पहुंच जाएंगे और ग्रुप में पहुंचते ही आपको एक तरफ से जो है सारी की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर की कल 500 क्वेश्चन हमने करवाए थे, आज उसकी पीडीएफ हमने सुबह उसमें डाल दी है। कंप्यूटर की भी पीडीएफ वहां पर डाली जा चुकी है। 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। इसी तरह से कोशिश करेंगे कि हम एक पैरेलल में 500 क्वेश्चन आपके और भी लेकर के चले। 500 क्वेश्चन एमपीजीके के ऑलरेडी डाल दिए हैं और 500 क्वेश्चन आपके साइंस के भी डाले जा चुके हैं। ऊपर आप ग्रुप में देखना, आप ऊपर जाना तो आपको 500 क्वेश्चन साइंस और एमपीजीके के भी मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वो भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। वो पीवाईक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एपटेक के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, इतना सारा आपका स्टडी मटेरियल मात्र 199 रुपए में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे के एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा, जैसे एमपीएसआई का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े चलिए। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। भाई वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसका उपयोग करेंगे? पोटोमीटर का, ऑक्सेनोमीटर का, पारोमीटर का या फिर मैनोमीटर का, किसका यूज करेंगे? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर का हम यूज करेंगे। देखिए पोटोमीटर जैसे गैनों का पोटोमीटर वह उपकरण है जो पौधों के तने या शाखाओं के द्वारा पानी के अवशोषण की दर को मापता है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर के लगभग बराबर होती है। यानी कोई भी पौधा किस दर से पानी को अवशोषित कर रहा है वही ये काउंट करके आपको बता देता है। भाई जिस दर से ये पानी को अवशोषित कर रहा होगा उसी दर से वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा। भाई पानी खींचेगा तभी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वही प्रक्रिया नाप लेता है, तो आपको पता चल जाता है भाई यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। C4 पौधे से पूछा गया है, कह रहे हैं C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही यानी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है बताइए। कौन इसमें CO2 का प्राथमिक एक्सेप्टर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है प्राथमिक रूप से? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, आराम से इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। अब ऑप्शन और डिटेल नहीं बताया जाएगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, 100 प्रश्न अपन को करने हैं। ठीक है ना, सीधे आंसर की ओर हम चलेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप, PEP, फोटोसिंथेसिस, फोटोफोल्डरेट। एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, फॉस्फेनोपाइरुवेट लिखा हुआ है। ठीक है ना, फॉस्फेनोपाइरुवेट यानी कि PEP की बात यहाँ पर की जा रही है। तो PEP जो है वो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस, दूर से देखने फोटोसिंथेसिस लग रहा था, है ना, पहली बार में लग नहीं जाता भाई ये क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस ही लिखा होगा, है ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं है, PEP है, यानी कि आपका फॉस्फोपाइरुवेट है। ठीक है, देखिए तो C4 चक्र हैच और स्लैग पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले फास्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कार्बन वाला जो यौगिक होता है यानी कि जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है यानी OA जो है वो इसका निर्माण इसके द्वारा होता है। PEP प्रक्रिया में इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, तो फास्फोइनोल पाइरुवेट यहाँ पर बनता है, PEP जो है ये सबसे पहले ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेना, फिर से आपको बता दे रहे हैं PEP इसके लिए महत्वपूर्ण है और PEP का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा फास्फोइनोल पाइरुवेट, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, गलती से जल्दबाजी में इसको फोटोसिंथेसिस पढ़ गए थे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। देखिए पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है बताइए। कौन यहाँ पर जल और खनिजों का परिवहन करता है? भाई आपको बताया था हमने, ये 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो जल का परिवहन जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है ना, तो जल और खनिजों का परिवहन कौन करेगा? जल और खनिजों का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो जड़ों से जल और उसमें घुले हुए पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक मुख्य रूप से पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों तक जब जल पहुंच जाता है तो फिर पत्तियां आसानी से के साथ में जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं और भोजन बना लेती हैं। अच्छा, जब भोजन बन जाता है तो भोजन कौन पहुंचाता है? तो भोजन बनने के बाद में भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करता है। ठीक है ना, तो फासे फ्लोएम फासे फूड, जा से जल जा से जाइलम, इस तरह से आप जो है कॉम्बिनेशन बना करके याद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं क्लोरोफिल की संरचनात्मक अंगूठी के केंद्र में कौन सा खनिज तत्व मौजूद होता है बताइए। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल की जो संरचनात्मक अंगूठी होती है उसके केंद्र में कौन सा खनिज होगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पर केंद्र में रहने वाला है।
ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग Mn से कन्फ्यूज हो जाते हैं, Mn का जो होता है वो मैग्नीज होता है, ठीक है ना। देखो अभी किसी ने पेमेंट किया, अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्लास ले रहे हैं, है ना। 1 घंटे तक क्लास चलेगी। एक काम करते हैं, रुक करके इसको हम सेंड कर देंगे जिसने भी पेमेंट भेजा है ना, नहीं तो बार बार फ़ोन करने लगेंगे भाई साहब वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में कर देंगे 10 क्वेश्चन के बाद में। पत्तियों के किनारों से तरल रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। जो पत्तियों के किनारे होते हैं इनमें क्या होता है कि तरल रूप में जल की हानि हो जाती है, इस जल की हानि को हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए आराम से। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं, ठीक है ना। बिंदु स्त्राव जो है इसको कहते हैं गटेशन, हम इसको कहते हैं। जब मिट्टी में नमी अधिक होती है और वाष्पोत्सर्जन जो दर है वो कम हो जाती है, तो जड़ों के दबाव यानी कि रूट प्रेशर के कारण पत्तियों के किनारों पर जल की बूंदों के रूप में बाहर निकलने लगता है। जो जल होता है ना, पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में बाहर निकलने लगता है जब इस पर जो है प्रेशर पड़ता है, रूट प्रेशर पड़ता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बिंदु स्त्राव कहते हैं, या फिर इसी को हम गटेशन कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है। बताइए कहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर हम CO2 छोड़ देते हैं जिसे जो है पौधे ग्रहण कर लेते हैं। बताइए कहाँ से। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, कहाँ से निकलेगी। सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के माध्यम से जो है जल के रूप में CO2 गैस निकलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अपक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन के दौरान जल H2O के प्रकाशीय अपघटन यानी कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस का उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। यानी जल का जब प्रकाश संश्लेषण होता है जल की मदद से, तब उसमें से O2 निकलती है और जिस O2 को हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो जल के माध्यम से जो है O2 निकलती है, ध्यान रखना है। 9 नंबर देखिए, बीजों की सुप्ता अवस्था को तोड़ने और अंकुरण को बढ़ावा देने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा हो जाएगा। बताइए जो उनकी सुप्तावस्था को तोड़ देता है और अंकुरण को बढ़ावा देता है, कौन होगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। एफसिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन सही आंसर होगा। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन बीजों में अल्फा एमाइलेज जैसे एंजाइमों को सक्रिय करता है जो संग्रहित भोजन को शर्करा में तोड़ते हैं और बीज के अंकुरण को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। 10 नंबर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, कहां पर संपन्न होगी ग्लाइकोलाइसिस। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कोशिका के साइटोप्लाज्म वाले भाग में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसे आप पढ़ लीजिए और तब तक हम जो है नोट्स सेंड कर देते हैं 1 मिनट में। अगला प्रश्न है प्योर लाइन थ्योरी, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WL जॉनसन के द्वारा जो है प्योर लाइन थ्योरी जो है वो बनाई गई थी। अब ये होती क्या है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए 1903 में जोहानसन ने राजमा पर प्रयोग करते हुए प्योर लाइन सिद्धांत दिया। इसके अनुसार एक स्वपरागित पौधों की संततियां आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से समान होती है। भाई राजमा जैसा पहला बीज था उसी तरह से राजमा अभी तक बनता चला आ रहा है। तो यही बात जॉनसन महोदय के द्वारा 1903 में बताई गई थी। 12 नंबर, हेट्रोसिस या फिर संकर ओज शब्द सबसे पहले ये किसने शब्द गढ़ा था, किसके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। ये 4 ऑप्शन है, आराम से वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ लिया करो, उसके बाद आंसर लगा लिया करो, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH सल महोदय के द्वारा जो है ये शब्द गढ़ा गया था। 1914 में CH सल ने संकर ओज शब्द दिया था। इसका अर्थ है 2 भिन्न जनकों के संकरण से उत्पन्न F1 पीढ़ी अपने जनकों की तुलना में अधिक ओजस्वी और उत्पादित होती है। आगे बढ़ें, 13 नंबर देखते हैं। देखिए 13 नंबर है, स्वपरागित फसलों में संकरण से पहले पराग कोषों को हटाना क्या कहलाता है। संकरण से पहले अगर पराग कोषों को आप हटा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन हम इसको कहते हैं। क्या होता है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्वपरागण को रोकने के लिए इच्छित परागणों से पर परागण कराने के लिए फूल के खिलने से पहले ही चिमटी की मदद से जो नर भाग होता है, जो पराग कोष होता है, इसको निकाल दिया जाता है। इसे विपंसन या फिर इमेस्कुलेशन कहते हैं। हिंदी में विपंसन कहेंगे और इंग्लिश में इमेस्कुलेशन कहेंगे। ठीक है। 14 नंबर देखिए, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की खोज और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूगो डी व्रीज महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए कॉल्चिसिन रसायन का प्रयोग क्यों करते हैं। ये 4 ऑप्शन है,
वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुगुणता के लिए, ठीक है ना, पॉलीप्लॉइडी के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कोलेचिसिन कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देता है, जिससे गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं और कोशिका में गुणसूत्रों का सेट दोगुना हो जाता है, जिससे बहुगुणता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, तो ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस में किस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रो विटामिन ए जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में डैफोडिल और बैक्टीरिया के जीन डाले गए हैं, जिससे यह बीटा कैरोटीन यानी प्रो विटामिन का उत्पादन करता है। इसका रंग सुनहरा होता है और यह रतौंधी को रोकने में मददगार होता है। तो जिसको रतौंधी होती है वो गोल्डन राइस का सेवन करते हैं। 17 नंबर देखिए, किसी F1 संकर हाइब्रिड का उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण क्या कहलाता है? F1 संकरण जो है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, इसका अगर हम उसके जनक के साथ में संकरण कहलाएंगे तो करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर चलिए। बीटी कपास, बीटी कॉटन में किस मृदा जीवाणु का क्रायोजीन डाला गया है? बताइए बीटी कपास में किसका क्रायोजीन डाला गया है? ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। किसका क्रायोजीन डाला भाई बीटी कपास में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस थुरिनजियस का जो है यहाँ पर डाला गया है, बैसिलस थुरिनजियसिस का, ठीक है। और ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। ये क्या करता है ना, ये वॉलवर्म जो होते हैं, जो गुलाबी सुंडी होती हैं, इस जैसे कीटों को ये मार देता है, ठीक है ना। इसलिए बीटी कॉटन का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और उसमें कीट या फिर जो कीड़े होते हैं वो उसमें नहीं लगते हैं। 19 नंबर, विश्व का प्रथम मानव निर्मित धान यानी कि मानव निर्मित जो अनाज है वो फसल कौन सी? बताइए जो मानव के द्वारा पहली बार बनाई गई थी वो कौन सी फसल थी? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने जो मानवों के द्वारा निर्मित की गई है। सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रिटिकेल, ठीक है। ये भी आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था, ट्रिटिकेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिटिकेल को जो गेहूं और राई के बीच संकट करा करके विकसित किया गया है। यह पहला मानव निर्मित अनाज है जो उच्च उपज और कठोरता दोनों के गुण रखता है। और ये पूरा भी सॉल्व कराया था हमने आपको, है ना, यूनिट 5 जब हमने थ्योरी कराई थी यूट्यूब पर, तभी आपको करा रखा था। तो 5 तक यूनिट 5 तक करवा दिया यूट्यूब पर। उसके बाद के सारे नोट्स जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वहां पर आपको जो है सारे के सारे यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उनके क्वेश्चन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लगभग पीवाईक्यू हम लगभग मान के चलिए 200 से 250 पीवाईक्यू डाल चुके हैं एग्रीकल्चर के, और ये वाले सारे मॉडल सेट जो हैं वो भी उसी ग्रुप में जाने वाले हैं। 20 नंबर देखिए, किसी एक पौधे से वानस्पतिक विधि द्वारा उत्पन्न संतति का समूह क्या कहलाता है? बताइए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या कहलाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी, हम उसे क्लोन कहते हैं, है ना। शक्तिमान आपने देखा होगा, शक्तिमान का क्लोन बना दिया था, है ना। तो एक जैसी जो है वो एक पौधे की वनस्पतिक विधि होगी, यानी सारी की सारी विधि जो होगी वो सेम टू सेम वैसी की वैसी होगी, सारे गुण भी वैसे के वैसे होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिए, भारत में किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा फल है? आप तो ये सभी जानते होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंगो, है ना, आम। मैंगो को फलों का राजा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर देखिए 22 नंबर है सेब, एप्पल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताइए कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मांसल पुष्पासन जो होता है, मांसल पुष्पासन जो है वो खाने योग्य भाग होता है। फ्लैसी जो थैलमस होता है वो यहाँ पर खाने योग्य भाग होता है, उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है। और सेब जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका विकास अंडाशय से ना होकर फूल के पुष्पासन से होता है। सेब में हम इसी मांसल पुष्पासन को जो है खाते हैं, ध्यान रखिएगा। 23 देखिए, प्याज यानी ऑनियन में तीखापन मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिकों के कारण होता है? क्यों तीखापन होता है प्याज में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से जो है प्याज में तीखापन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन पूरा आपका। 24 देखिए, स्पीड थोड़ा बढ़ाकर चलेंगे, है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर हमको ये जो है मॉडल सेट कंप्लीट करना है। चलिए 24, व्यावसायिक स्तर पर गुलाब में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त और सामान्य विधि कौन सी होती है? बताइए व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन की सामान्य विधि कौन सी होती है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टी बडिंग उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? टी बडिंग, ठीक है। तो टी बडिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा उसका पूरा सॉल्यूशन। 25 नंबर देखते हैं, टमाटर का जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा देश माना जाता है? बताइए कहाँ से टमाटर का उत्पादन हुआ था? 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू नामक स्थान है वहां से टमाटर का उत्पादन माना जाता है कि उसका जन्म टमाटर का वहीं पर हुआ था, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र से विशेष रूप से पेरू और मैक्सिको के आसपास जो है टमाटर की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां से इसे पूरी दुनिया में फैलाया गया था। चलिए 26 देखिए, पूसा रूबी। पूसा रूबी किस सब्जी की एक बेहद लोकप्रिय किस्म है? बताइए पूसा रूबी किसकी किस्म है?
हालांकि इस किस्म की पूरी जो है टेबल हम आपको थ्योरी में दे चुके हैं, टेबल बना करके दे दी भाई, कौन सी सब्जी और कौन से अनाज की कौन कौन सी किस्म होती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन सी दवाई है, ये पूरा हमने टेबल के थ्रू जो है आपको नोट्स ग्रुप में दे दिया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टमाटर की किस्म है कौन? पूसा रूबी। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसे अपने जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली वाला, उसके द्वारा बनाया गया था, IARI के द्वारा, पूसा रूबी को। ठीक है, अगला 27, पपीते का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? भाई बताइए, पपीता जो है पीले रंग का हो जाता है, आखिर क्या रीजन है कि पीले रंग का हो जाता है? क्या होता है उसमें? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैरिका जैथिन होता है उसमें, ठीक है ना, कैरिका जैथिन होता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला हो जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 28 नंबर देखिए, भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वर्तमान कृषि डेटा के अनुसार। पहले महाराष्ट्र था, ठीक है, अब तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र भारत में केले के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में आते हैं। तमिलनाडु ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक केला उत्पादित करता है। आगे बढ़िए 29, लहसुन में जो विशिष्ट गंध होती है किस यौगिक के कारण होती है? अभी हमने प्याज का पढ़ा था, अब कह रहे हैं लहसुन में किस वजह से होती है, बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। जो प्याज में होता है वही आपको लहसुन में भी देखने को मिल जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 30 नंबर देखिए, उत्तर भारत में अंगूर की कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? कब अंगूर की कटाई छटाई की जाती है? उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के टाइम पर जो है अंगूर की कटाई छटाई यहाँ पर की जाती है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें, 31 नंबर देखिए, टिक्का रोग। टिक्का रोग का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से होता है? बताइए, किससे होता है टिक्का रोग? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली से। मूंगफली से संबंधित है कौन? टिक्का रोग। ठीक है, ये रोगों की भी लिस्ट आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 32 नंबर देखिए, कह रहे हैं धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना, किसकी कमी से खैरा रोग होता है? ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक की कमी से जो है खैरा रोग होता है। ये PYQ में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में, है ना, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये 101% आएगा, एनालिसिस कराएंगे तो आपको बता देंगे मेरे भाई। पाउडर फफूंदी और रोग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं? बताइए, इस फफूंदी को जो रोग है इसको नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा सल्फर युक्त कवकनाशी का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सल्फर फंजाइसाइड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हमने आपके लिए दे रखा है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 ये रहा आपके सामने, विश्व का प्रथम कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशक कौन सा था जो कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, DDT हो जाएगा, जिसे पहली बार कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 35 नंबर देखिए, जैविक कीट नियंत्रण में ट्राइकोग्रामा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए, ट्राइकोग्रामा का यूज हम क्यों करते हैं? फफूंदनाशक में, परभक्षी कीट में, अंड परजीवी में, या फिर जीवाणु खाद में, किस में करते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंड परजीवी में इसका यूज किया जाता है। और ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। देखो, पूरा सॉल्यूशन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन सही अगर चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना, 1.5 घंटे के ऊपर वीडियो बन जाएगी। हमारा उद्देश्य है, देखो थ्योरी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और नोट्स भी आपको दे चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से निकल जाएं जो एबटेक बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए फायदा हो जाएगा। 36 देखिए, आलू का जो पछेती झुलसा रोग है वो किस कवक की वजह से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पछेती झुलसा किस कवक की वजह से होता है? आलू का ये रोग है ना। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, देख लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टाइन्स। ठीक है ना, क्या है? फाइटोफोथोरा इन्फेस्टाइन्स की वजह से जो है आलू का पछेती झुलसा नामक रोग होता है। और 1845 में आयरलैंड में आया भयंकर अकाल इस बीमारी के कारण हुआ था। अगेती झुलसा अल्टरनेरिया से ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, गन्ने का लाल सड़न रोग जो है रेड रोट ऑफ शुगर कैन किसके संक्रमण से होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक यानी कि फंगस की वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोलेंट्राइकम फोल्टिकम नाम का जो है, फोल्केटम नाम का एक फंगस होता है जिसकी वजह से गन्ने का लाल सड़न रोग रेड रोट ऑफ शुगर कैन हो जाता है मेरे भाई। आगे बढ़िए, 38 नंबर देखते हैं, पादप रोग के नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध बोरडॉक्स मिश्रण की खोज किसके द्वारा की गई थी? बोरडॉक्स मिश्रण किसने खोजा था? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PMA मिलार डेड के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ये रहा सॉल्यूशन। 39 नंबर देखिए, 39, रस चूसने वाले कीटों जैसे एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का कीटनाशक सबसे उपयुक्त होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगी कीटनाशक जो है यानी सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके नियंत्रण में। आगे बढ़िए 40 नंबर देखते हैं। दीमक का मुख्य भोजन क्या होता है जो इसे फसलों और लकड़ियों के लिए हानिकारक बनाता है? क्या होता है मुख्य भोजन भाई? किसकी वजह से दीमक जो है कैसे भोजन करते हैं, किसका जो है भोजन करते हैं दीमक? सही आंसर सेल्यूलोज। ये लकड़ियों में से सेल्यूलोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखते होंगे आप, ये लकड़ियों में लग जाते हैं, फिर आप जब इनको छुड़ाते हैं तो नीचे आपको ऐसे रेड कलर की एक परत दिख जाती है। वो क्या करते हैं, जितनी भी सेल्यूलोज लकड़ी में होती है उसको ये लोग खा लेते हैं। तो इनका भोजन क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए 41 देखिए। 41 है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किसे मानते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक? सही आंसर एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने प्रकाशित की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 42 भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? बताइए कौन करेगा, एमएसपी कौन बनाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के द्वारा ये जो है एमएसपी तय की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, ये PYQ ही है ना। प्रीवियस ये क्वेश्चन करवा रहे थे ना, जब 57 क्वेश्चन में डाले थे उसमें भी ये प्रश्न आया था, है ना। 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था, जो 2024 का एग्जाम 2025 में हुआ था उसमें ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ें, 43 देखते हैं। ग्रामीण विकास और कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर कृषि और ग्रामीण विकास को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जैसे नॉर्मल बैंकों को कौन देखता है, RBI देखता है, वैसे ग्रामीण बैंकों को कौन देखता है, नाबार्ड देखता है, ठीक है। एक पूर्ण स्पर्धी बाजार की मुख्य विशेषता क्या होती है? जहां पर पूर्ण रूप से स्पर्धा होती है उसकी विशेषता क्या होगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से पढ़ लीजिए, ऑप्शन आंसर लगा लीजिए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता वहां पर होंगे तो हम उसे एक पूर्ण स्पर्धी बाजार कहेंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हम उसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 45 चलें। 45 अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बताइए कहां पर लागू होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्रीकल्चर में ये लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन हमने दे रखा है। 46 कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाला एगमार्क का किस वर्ष लागू किया गया था? एगमार्क को कब लागू किया था हमने? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा 1937 में एगमार्क को हमने लागू किया था। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ें, चलिए 47 उत्पादन के मुख्य रूप से कितने कारक माने जाते हैं? कितने कारक होते हैं उत्पादन के? ये पूरा सॉल्यूशन मतलब पूरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उत्पादन के कितने कारक माने जाते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कारक माने जाते हैं उत्पादन के। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। ये 4 कारक होंगे तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 48 मुद्रास्फीति के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का मतलब है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो महंगाई के दौरान जो कृषि उत्पाद होते हैं इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। कीमतें घटेंगी, बढ़ेंगी, स्थिर रहेंगी, शून्य हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीमतें बढ़ जाती हैं, तभी तो महंगाई होती है ना, कीमतें बढ़ जाती हैं उसकी, ठीक है, जैसे अभी हो रही है। 49 देखिए, भारत में पहली बार व्यापक फसल बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कब शुरू की गई थी? सही आंसर बी, 1985 में शुरू की गई थी, 1985 में। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1985 यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर फसल बीमा योजना लागू की थी। 50 नंबर देखिए, जब सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट शून्य 0 हो जाता है तब कुल उत्पाद की स्थिति क्या होती है? ऐसे में कुल उत्पाद क्या हो जाएगा बताइए? ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर कुल उत्पाद जो है वो अधिकतम हो जाएगा, यानी कि इट इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम स्तर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 51 नंबर देखिए, कह रहे हैं C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली विशिष्ट शारीरिक यानी एनाटॉमी क्या कहलाती है? जो C4 के पौधों की पत्तियों में एनाटॉमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन देख रहे हैं आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेंज शारीरिकी हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज शारीरिकी। क्रेंज जो है एनाटॉमी हम उसको कहते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। 52 पर चलते हैं। 52 देखिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजेनस एंजाइम के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है? बताइए, जैविक नाइट्रोजन में कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है उसके जो है एंजाइम के लिए? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम। ये भी आपको बहुत अच्छे से थ्योरी वाली क्लास में समझा रखा है मेरे भाई, ठीक है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, कृषि एग्रीकल्चर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप जो है थ्योरी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। 5 यूनिट तक की थ्योरी जो हमने कंप्लीट करवा दी थी, उसके बाद और उसके पहले की सारी जो नोट्स हैं वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 53। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश ऊर्जा को एटीपी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कहलाएगी एटीपी में बदलने की प्रक्रिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश फास्फोरीकरण कहलाएगी। क्या करेगी? प्रकाश फास्फोरीकरण, ठीक है ना, ये कहलाएगी। ये रहे 4 ऑप्शन, डिटेल सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 54 पर चलते हैं। देखिए, मानक तापमान और दबाव पर शून्य जल का विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल कितना होता है? मानक तापमान और दबाव पर शुद्ध जल का जो जल विभव है वो कितना होता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। शुद्ध जल का जल विभव जो होगा वो कितना? ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है। 55 नंबर देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैसीय पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग करते हैं जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एथिलीन का यूज करते हैं। जब हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं तो एथिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है। 56 नंबर देखिए, C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? अब यहाँ पर C3 की बात की गई है, पहले C4 पूछा था, अब C3 कह रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोबिस्को। रोबिस्को का जो है यहाँ पर यूज करते हैं C3 में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में, रोबिस्को का यूज किया जाता है। पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। 57 नंबर देखिए, छुई मुई। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां किस कारण मुरझा जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं? किस वजह से भाई? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। गुरुत्वाकर्षण है, हार्मोनल वृद्धि है, स्फीति दाब में परिवर्तन है या प्रकाश का प्रभाव है? किसकी वजह से? सही आंसर ऑप्शन बी स्फीति दाब में परिवर्तन की वजह से छुई मुई के पौधों को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और फिर सिकुड़ जाती हैं। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। आगे बढ़े 58। नींबू वर्गीय यानी कि सिट्रस पौधों में डाईबैक रोग किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जो खट्टे फल होते हैं उसमें डाईबैक रोग क्यों हो जाता है? बताइए किसकी कमी होती है कि डाईबैक रोग हो जाएगा? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा यानी कॉपर की कमी की वजह से डाईबैक रोग हो जाता है। ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 59 नंबर, C3 पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश श्वसन, हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 60 नंबर देखिए, किन पौधों में रंध्र स्टोमेटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं? कौन से ऐसे पौधे होते हैं? बताइए। स्टोमेटा इसके रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कैम पौधे होते हैं। कैम पौधों में ये प्रक्रिया होती है, इसके स्टोमेटा रात में तो खुलते हैं और दिन के टाइम पर बंद हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए 61 नंबर देख सकते हैं। 61 नंबर है, GD कॉर्पेंचको द्वारा विकसित पहला कृत्रिम अंतर्वंशीय संकर रेफ्रेनो ब्रासिका किन 2 फसलों का क्रॉस है? जो रेफ्रेनो ब्रासिका बनाया गया है वो किन 2 फसलों को जोड़ करके बनाया गया है, ये बोल रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूली और पत्ता गोभी को जोड़ करके ये जो है बनाया गया है। कौन? रेफिनो ब्रासिका, ठीक है। 1927 में रूसी वैज्ञानिक कॉर्पेंचको के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अगला देखिए 62 नंबर, बीजों की जीवन क्षमता या ओज का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम TTC टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 63 नंबर देखिए, पौधों में स्व असंगता मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देने का एक तंत्र है? स्व असंगतता, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो पर परागण होता है वो यहाँ पर स्व असंगता का एक आनुवंशिक व्यवस्था हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पौधों में स्व असंगता हो जाती है। किसकी वजह से होती है? पर परागण की वजह से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्व परागण नहीं, पर परागण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, आनुवंशिकी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये किसके द्वारा दिया गया था? किसने प्रतिपादित किया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? ये रहे 4 ऑप्शन। किसने किया था भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 65 नंबर देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहेंगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहेंगे। ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर 57 नंबर वाला 57 क्वेश्चन जो कराए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था ना, 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर भारत की बात करेंगे MS स्वामीनाथन, अगर इंडिया की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन, पूरे विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड इनके द्वारा चालू किया गया था।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 66 नंबर देखिए, पादप प्रजनन में इमैस्कुलेशन किस प्रकार के फूलों में किया जाता है? किसमें इमैस्कुलेशन करते हैं बताइए? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो द्विलिंगी फूल होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उसमें हम इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 67 नंबर देखिए, जंगली प्रजातियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को कृषि किस्मों में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक क्रॉस विधि जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 68, गेहूं की बौनी किस्मों के लिए उत्तरदायी मुख्य बौना जीन कौन सा है? कौन सा बौना जीन है जो गेहूं की बौनी किस्मों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉरिन 10। ठीक है, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 69 देखिए, किसी पौधे को उसके मूल उत्पत्ति स्थान से किसी नए स्थान पर ले जाकर के उगाना क्या कहलाता है? यानी जहां पर वो था वहां से उखाड़ लिया, दूसरी जगह पर लगा दिया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम पादप पुनः स्थापन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 70 नंबर, पादप ऊतक संवर्धन में अगुणित यानी कि हैप्लॉइड पौधे उत्पन्न करने के लिए किस भाग का संवर्धन किया जाता है? बताइए, अगुणित पौधे उत्पन्न करने के लिए किस भाग का संवर्धन करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कोष का संवर्धन हम यहाँ पर करते हैं। पराग कोष या फिर पराग कण का संवर्धन करते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 71, अल्फोंसो किस फसल की एक विश्व प्रसिद्ध निर्यात योग्य किस्म है? यानी जिसे हमारे भारत से बहुत निर्यात किया जाता है और विश्व में जिसे बहुत पसंद किया जाता है, अल्फोंसो किसकी है? ये भाई आम की किस्म है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, आम की किस्म है अल्फोंसो। आपने सुना भी होगा, एक प्रचार आता है माजा का, उसमें कहते हैं भाई अल्फोंसो आमों का जो है इसमें रस घुला हुआ है और रहता है उसमें पूरा केमिकल होता है। ठीक है ना, कभी आप माजा मैंगो वाली जितनी फ्रूटी वगैरह होती हैं इसमें केमिकल जो पूरा होता है, इसमें आप ब्लीच डाल के देखना। ब्लीच जब आप डालोगे ना तो इनका पूरा कलर उड़ जाएगा। ठीक है ना, जो रियल कलर होगा वो व्हाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर का केमिकल उसमें डाला जाता है। ठीक है मेरे भाई, कभी आप टेस्ट करके देखना। कभी भी ये फ्रूटी वगैरह नहीं पीना चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। 72 देखिए, कह रहे हैं फलों के बागान में मीडो ऑर्चर्ड या अतिसघन पौधारोपण तकनीकी का भारत में सबसे सफल प्रयोग किस फल में किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किस फल में किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, अमरूद में किया गया था सबसे पहले इसका प्रयोग। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 73 देखते हैं। 73 है फूल गोभी। इसके बाद हिंदी के लगभग 100 प्रश्न तो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, हिंदी के 400 प्रश्न और करवा देंगे आपके, तो इस तरह से 500 प्रश्न आपके पास में हिंदी के भी हो जाएंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे आज या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगा, और कल शाम को जो है आपका GK GS की नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगले 100 MCQ, जैसे आप जानते हैं 2500 का टारगेट रखा है हमने, 2500 PYQ हम करवा रहे हैं MP GK GS और MP GK के। ठीक है ना, जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेटेस्ट वाले, तो उसमें अभी 300 प्रश्न हो चुके हैं। आगे के प्रश्न जल्दी ही शुरू करेंगे, क्योंकि अभी देखो आप लोगों का एग्जाम आ गया है ना, जो कृषि विस्तार अधिकारी वालों का, आप पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है। अभी उनका एग्जाम सामने नहीं है ना, सामान्य जो परीक्षा होने वाली वो अभी सामने नहीं है, उसकी डेट नहीं पता है ना, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर डिले कर दिया। आपका हम पहले करवा दें, उसके बाद उन लोगों का भी करवाएंगे। फूल गोभी में बटनिंग नामक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बटनिंग क्यों हो जाता है फूल गोभी में बताइए? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन की कमी के कारण बटनिंग हो जाता है फूल गोभी में। चलिए 74 देखिए, अनार का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बताइए, अनार का वानस्पतिक नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूनिका ग्रेनाटम। प्यूनिका ग्रेनाटम जो है वो अनार का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। 75 देखिए, आलू पोटैटो की फसल में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? कौन सी अवस्था होती है पोटैटो में क्रांतिक अवस्था जिसको हम कहते हैं? बताइए कब हो जाएगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंद बनते समय। जब कंद बनते हैं ना तभी आपको जो है उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए, केसर एक मिनट, केसर आम की एक प्रमुख किस्म है जिसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, केसर आम कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन केसर आम का होता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, बताइए। 38 मिनट यानी कि 39 मिनट हो गए, 1 घंटे से पहले ही कर लेंगे अपन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में जो है इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। केसर आम जो है वो गुजरात की प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसको GI टैग भी दिया गया है गुजरात को। ठीक है ना, इसके लिए। चलिए 77 देखिए, 77 है, सभी फलों में विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा फल होता है? बताइए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाएगी? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक किस में पाई जाती है? बारबाडोस चेरी में पाई जाती है। ठीक है ना, बारबाडोस चेरी में कितनी होती है? लगभग 1000 से 400 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है क्या?
विटामिन सी, तो ध्यान रखना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंवला आ जाता है और तीसरे नंबर पर अमरूद आ जाता है। 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है और 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में आपको जो है उसमें होती है आंवला में। ठीक है, भारत में आंवला ही मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आंवला हो जाएगा भारत में अगर बात करेंगे, और विश्व में जो है बारबाडोस चेरी हो जाएगी। 78 देखते हैं, जिम्बाब्वे में पाई जाती है बारबाडोस चेरी। स्पंजी ऊतक किस फसल की एक गंभीर शारीरिक समस्या है? बताइए किसकी समस्या है स्पंजी ऊतक? सही आंसर हो जाएगा आम की एक प्रमुख समस्या है, आम को जो है इससे प्रॉब्लम होती है, तो मैंगो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पंजी ऊतक मैंगो का एक रोग हो जाएगा। ठीक है, अल्फांसो जो किस्म होती है उसमें ये रोग लग जाता है। लीची, लीची के फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो पेरिकॉर्ड, मेसोकॉर्ड, थैलेमस या फिर मासल एरिल, कौन सा होता है खाने योग्य भाई लीची में? सही आंसर जो मासल एरिल होता है वो लीची में खाया जाता है। ठीक है, और लीची जो फल है वानस्पतिक रूप से एक नट है। ठीक है ना, और हम जो सफ़ेद रसीला और मीठा हिस्सा खाते हैं वह असल में बीज के ऊपर का आवरण होता है, इसे मांसल एरिल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 80 किस सब्जी को एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है? एग प्लांट के नाम से किसको जानते हैं भाई बताइए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैगन को। बैगन को एग प्लांट भी कहा जाता है। ये सॉल्यूशन पूरा आपके सामने दिया गया है। 81 क्रूसीफेरस यानी सरसों कुल फसलों का सफ़ेद रतुआ या श्वेत कीट रोग किस कवक के कारण होता है? बताइए सफ़ेद रतुआ रोग क्यों लग जाता है सरसों में? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा एल्बुगो कैंडिडा की वजह से जो है सफ़ेद रतुआ रोग जो है वो लग जाता है, किसमें? सरसों में लग जाता है। ये भी आपको थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आगे बढ़िए। 82 गेहूं का अनावृत कंडवा रोग मुख्य रूप से किस प्रकार का रोग है? ये पूरे रोगों की लिस्ट आपको दे रखे हैं, टेबल बना करके आपको जो है नोट्स के साथ में दे रखी है ना, जो लास्ट टाइम पर रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी आपकी। बताइए गेहूं का अनावृत कंडवा रोग जो है मुख्य रूप से किस प्रकार का रोग है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका आंतरिक बीजोड़ होता है। ठीक है ना, क्या होता है? आंतरिक बीजोड़ होता है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनली सीड बॉर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 83 नंबर देखिए, पपीते में पर्णकुंचन विषाणु रोग को फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है? कौन सा कीट जो है पपीते में पर्णकुंचन को फैलाता है? बताइए सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी यानी ऑप्शन बी व्हाइट फ्लाई जो है वो इसमें जो है पर्णकुंचन रोग को फैलाती है पपीते में। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 84 धान की फसल में डेड हार्ट और सफ़ेद बालियां किस कीट के प्रकोप के कारण हो जाती हैं? बताइए किसके कारण होती हैं? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीला तना छेदक रोग जो होता है, यानी कि आपका येलो स्टेम बोरर जो रोग होता है, इसकी वजह से जो है इसमें धान की फसल में डेड हार्ट और सफ़ेद बालियां हो जाती हैं। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है। 85 नींबू वर्गीय फसलों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण हो जाता है? बताइए सिट्रस कैंकर, कैंसर नहीं, ध्यान रखना कैंकर है ना। बताइए ये 4 ऑप्शन आपके सामने, किसकी वजह से होता है सिट्रस कैंकर रोग? सही आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, बैक्टीरिया का नाम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैंथोमोनास एक्सोनोपेडिस पैथावर सिट्री नामक जो जीवाणु होता है इसकी वजह से हो जाता है। 86 देखिए, खेतों में चूहा रोडेंट को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं जिससे खेतों में चूहे नहीं होने? चूहे पूरे फसल खा लेते हैं और ले जाकर के ज़मीन के अंदर रख देते हैं कि भाई बाद में खाएंगे। ठीक है, फिर कट जाती है, फिर भागते हैं वहाँ से। जो फसल जो है कट जाती है तो फिर भागते हैं, लेकिन गेहूँ तब तक वो अंदर के अंदर जो है छोड़ चुके होते हैं। तो खेतों में चूहे को नियंत्रित करने के लिए हम किस प्रकार के रसायन का यूज करते हैं? सही आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड का यूज करते हैं। किसका? जिंक फास्फाइड का। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके सामने। 87 देखिए, अर्गट, अर्गट जो रोग है इसे हम एरोगोट भी कहते हैं, किस फसल की एक प्रमुख बीमारी है? बताइए किसकी बीमारी है? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये बाजरा की बीमारी है। ठीक है, बाजरा की बीमारी है एरगट रोग जो है। सॉल्यूशन देख लीजिए। 88 कह रहे हैं एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कि आईपीएम का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित था? बताइए आईपीएम को किस अवधारणा के अंतर्गत जो है चलाया गया था? ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक दहली स्तर पर जो है इसको चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्थिक दहली स्तर। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 89 मेलाथियाना कीटनाशक रसायनों के किस समूह से संबंधित है? बताइए तो मेलाथियाना जो है वो किस कीटनाशक समूह से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 90 नंबर देखिए, नीम के पेड़ से निकाला जाने वाला प्रमुख प्राकृतिक जैव कीटनाशक कौन सा होता है? बताइए जिसे हम नीम के पेड़ से निकालते हैं। ये रहे 4 सॉल्यूशन, 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एजाडी रेक्टिन जो है ये हम निकालते हैं नीम के पौधे से और ये एक प्रकार का जैव कीटनाशक होता है। ये रहा सॉल्यूशन। 91 बाजार की वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें केवल एक क्रेता होता है?
जिसमें केवल एक ही बायर होता है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसे हम क्रेताधिकार कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? क्रेताधिकार, यानी कि आपका मोनोसोनी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 92, कृषि उपज के लिए नियंत्रित बाजार स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों नियंत्रित बाजार जो है बनाते हैं हम लोग कृषि उपज के लिए? ये रहे 4 सॉल्यूशन, 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए आराम से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए हम जो है इसका जो है निर्माण करते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हैं। ठीक है, 93, भारत में किसानों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, केसीसी हमने कब चालू किया? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा 1998-99 में हमने केसीसी को चालू किया था। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है, नाबार्ड के द्वारा जो है इसको प्रदान किया जाता है। 94, अर्थशास्त्र में जब सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर हो जाती है तो फर्म की स्थिति क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम लाभ की स्थिति हो जाएगी जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, यानी जब अर्थशास्त्र के नियमानुसार कोई भी फर्म अपना उत्पादन वहां तक बढ़ाती है जहां पर एक अतिरिक्त इकाई को बनाने के लिए लागत या फिर उससे मिलने वाली आय के बराबर हो जाती है, तो ये इस स्थिति में जो है अधिकतम लाभ हो जाता है। ठीक है, यानी MC बराबर MR होगा तो अधिकतम लाभ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति हो जाएगी। 95 देखिए, कृषि अर्थशास्त्र में, ये आपका यूनिट 9 का प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्र दिया गया यूनिट 9 में। कृषि अर्थशास्त्र में कॉब वेब प्रमेय मुख्य रूप से किसमें होने वाले उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है? यूनिट 9 की जो हमने थ्योरी नोट्स डाले हैं ग्रुप में, उसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होता है कॉब वेब प्रमेय? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि उत्पादों की कीमतों में कृषि उत्पादों की कीमतों में जो है रेगुलेट करने के लिए कॉब वेब प्रमेय दी जाती है। इसे मकड़ी का जाला मॉडल भी हम कहते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 96 देखिए, भारत में ग्रामीण ऋण और कृषि वित्त पोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना 1975 में कर दी थी। ठीक है ना, ये नाबार्ड से पहले आरआरबी की स्थापना हो चुकी थी। आरआरबी को कंट्रोल करने के लिए फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की थी, 12 जुलाई को। ठीक है, 1982 में। फिलहाल आंसर 1975 हो जाएगा। और इसकी स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए 97, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र के योगदान का वर्तमान रुझान क्या है? वर्तमान में कृषि क्षेत्र जो है वो किस तरह से योगदान कर रहा है भारत की GDP में? 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। तो वर्तमान में जो कृषि GDP है, जो कृषि का योगदान है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि गाँव वाले जितने भी लोग हैं वो अब नौकरी करने शहर में जा रहे हैं, तो कृषि का योगदान जो है वो घटता चला जा रहा है। 98 देखिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो लागत हमेशा स्थिर रहती है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमेशा स्थिर रहेगी उसे क्या कहेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा, हम उसे स्थिर लागत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99, जब दो वस्तुएं उपभोग में एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, तो उन्हें क्या कहा जाता है जो एक दूसरे का स्थान ले लेती हैं? ये रहा 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा, उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम इसको कहते हैं। यानी अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी चल जाएगी, कॉफ़ी नहीं है तो चाय चल जाएगी। ठीक है, 100 नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का नाम? सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम है ई नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 14 अप्रैल 2016 को ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम से एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल शुरू किया गया था। यह मौजूदा APMC मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ता है ताकि कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। तो 100 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बताइए वीडियो कैसी लगी और क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं आप उनका यहाँ पर जो है विचार देख सकते हैं, क्या कहना है उनका। ये देखो कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स इन्होंने लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये टेलीग्राम लिंक आपको दिख रही होगी, है ना, कृषि विस्तार अधिकारी की। ठीक है ना, देख लीजिए इनका क्या कहना है। जब नोट्स लिए, नोट्स ग्रुप के अंदर गए, नोट्स को पढ़ा तो क्या गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट, मज़ा आ गया, ये ऐसा इनका कहना। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी सिलेक्शन हुआ है जो है MP ASI सूबेदार में इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी जो वैकेंसी आई थी 2nd रैंक इनकी आई है। ठीक है ना, 2nd रैंक है शुभांगी मिश्रा जी। इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए थे। जैसे रिजल्ट आया अपना रिजल्ट इन्होंने शेयर किया। यस सर, हमने कहा भाई कोई हेल्प मिली थी कि नहीं आपको हमसे? तो यस सर, आपसे कांस्टेबल के लिए नोट्स लिए थे और वीडियो भी और पेपर एनालिसिस देखा, उनसे बहुत हेल्प मिली। कांस्टेबल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है और MPSI में 13% में है और सूबेदार में 2nd रैंक लेकर के आई हैं।
शुभांगी मिश्रा जी। इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया 2784 वैकेंसी में, है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो समय अब भी बहुत कम बचा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं 7052547003। कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं और इस वीडियो की PDF भी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है ना। और वैसे आप सीधे तो पेमेंट करके सीधे आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बता ही रखा है, ये QR आपको दिख रहा है, इसी पर पेमेंट करना 199 का। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको जो है नोट्स की लिंक सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने इकोनॉमिक्स की जो PDF है वो हमने CSET वाले ग्रुप में डाल दी है, तो जो लोग ज्वाइन किए हैं उसमें इकोनॉमिक्स की PDF जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।